नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। भोपाल में भिक्षावृत्ति पर लगा बैन, भीख देने वालों पर भी लगेगा जुर्माना। देश में नहीं है ऐसा कोई केंद्रीय कानून। नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन को मिली फंडिंग, पांडुलिपियों का संरक्षण है मकसद। बजट में हुई है ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा। और लंपी स्किन डिजीज की वैक्सीन को मिली CDSCO की मंजूरी। बायो लंपी वैक्सीन दिया गया है नाम, बायोवेट कंपनी ने किया निर्माण। आइए शुरू करें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने भीख मांगने, दान देने और भिखारियों से कोई भी सामान खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ वक्त पहले ऐसा ही एक ऑर्डर मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भी लाया गया था। भोपाल जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163(2) के तहत भीख मांगने, दान देने और भिखारियों से कोई भी सामान खरीदने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर BNSS की धारा 223 के तहत मुकदमा भी चलाया जाएगा। BNSS की धारा 163 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न होने वाली परेशानियों या संभावित खतरे को रोकने के लिए बनाई गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 परेशानियों या संभावित खतरे के मामलों में तुरंत कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट को एक मजबूत कानूनी उपकरण, लीगल टूल प्रदान करती है। यह धारा आपातकालीन स्थितियों में तुरंत कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है ताकि सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके। धारा 163(2) के मुताबिक यदि स्थिति आपातकालीन है या संबंधित व्यक्ति को समय पर सूचना देने का वक्त नहीं है तो इस धारा के तहत एक तरफा आदेश जारी किया जा सकता है। यह प्रावधान उन स्थितियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जहां तुरंत कार्रवाई की जरूरत होती है। वहीं भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 223 के तहत उन लोगों को दंडित किया जाता है जो किसी लोक सेवक द्वारा घोषित आदेश की अवहेलना करते हैं। इस धारा के तहत किसी आदेश का पालन नहीं किया जाता तो व्यक्ति को 6 महीने तक का साधारण कारावास, 2500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि आदेश की अवहेलना से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा होता है या होने की संभावना हो तो कारावास को 1 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है और जुर्माने को 5000 रुपए तक किया जा सकता है। देखिए, देश में भिक्षावृत्ति पर कोई केंद्रीय कानून नहीं है, लेकिन कई राज्यों ने अपने खुद के कानून जरूर बनाए हैं। इन राज्यों के कानून बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट 1959 पर आधारित हैं। साल 1959 में तत्कालीन बॉम्बे प्रांत में बेसहारा व्यक्तियों, कुष्ठ रोगियों या मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को सड़कों से दूर रखने के लिए यह कानून बनाया गया था। इस कानून के तहत पुलिस सड़कों से उन लोगों को उठा सकती थी जिनके पास आजीविका के लिए कोई साधन न हो। लेकिन साल 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस कानून की कुछ धाराओं को असंवैधानिक करार देते हुए भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। यह देश का पहला ऐसा न्यायालय था जिसने अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त किया हो। इसमें अधिकारियों को बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को भीख मांगते हुए गिरफ्तार करने की अनुमति को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि लोग सड़कों पर भीख इसलिए नहीं मांगते क्योंकि वे ऐसा करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए मांगते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है। भीख मांगना उनके जीवन यापन का अंतिम सहारा है। उनके पास जीवित रहने का कोई दूसरा साधन नहीं। सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मिले, लेकिन भिखारियों की उपस्थिति इस बात का सबूत है कि राज्य अपने सभी नागरिकों को ये सुविधाएं प्रदान करने में कामयाब नहीं हुआ है। भारत में लोग भीख केवल गरीबी की वजह से नहीं मांगते। बहुत कम वर्ग ऐसा है जो हेल्पलेस हो और भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई विकल्प ना हो। भारत में भिक्षावृत्ति में एक बड़ा रैकेट भी काम करता है, जिसमें छोटे बच्चों को ड्रग्स देकर उनसे भीख मंगवाई जाती है। इसलिए देश में इस चुनौती से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय कानून के साथ फ्रेमवर्क की जरूरत है जिसमें भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों को शेल्टर दिया जाए और उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त किए जाने की जरूरत है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भोपाल में हुआ यह फैसला ठीक है या फिर नहीं। नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन या राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM को स्वायत्त बनाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। दरअसल केंद्र ने एक विशेष वित्त समिति के माध्यम से इस संस्था को अगले 6 सालों में लगभग 500 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए हैं। NMM का गठन फरवरी 2003 में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था। ये एक यूनिक मिशन है जिसका मकसद भारत की विशाल पांडुलिपि संपदा को संरक्षित करना है। इस साल से NMM को सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर रखा गया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऐसी स्कीम्स होती हैं जिन्हें पूरी तरह से केंद्रीय एजेंसीज द्वारा लागू किया जाता है।
इन्हें स्पॉन्सर भी केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में एनएमएम संस्कृति मंत्रालय के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के तहत एक स्वतंत्र डिवीजन के तौर पर काम करता है। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक इस मिशन के तहत देश भर में करीब 5.2 मिलियन यानी करीब 52 लाख पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। इसने पांडुलिपियों के 90 मिलियन पन्नों को संरक्षित किया है और 3.5 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया है। एनएमएम का मिशन मोटो है कंजर्विंग द पास्ट फॉर द फ्यूचर। योजना का मकसद देश की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करना है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि पांडुलिपि होती क्या है। कागज, छाल, कपड़े, धातु, ताड़ के पत्ते या किसी अन्य सामग्री पर ऐसी हस्तलिखित रचना पांडुलिपि हैं जो कम से कम 75 साल पुरानी हो, जिसकी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य संबंधी वैल्यू हो। पांडुलिपियां सैकड़ों अलग अलग भाषाओं और लिपियों में पाई जाती हैं। लिथोग्राफ और प्रिंटेड वॉल्यूम्स पांडुलिपियां नहीं हैं। पांडुलिपियां ऐतिहासिक अभिलेखों जैसे चट्टानों पर शिलालेख, फरमान, राजस्व अभिलेखों से अलग होती हैं, जो इतिहास में घटनाओं या प्रक्रियाओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करते हैं। पांडुलिपियों में ज्ञान सामग्री होती है। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिए कि हालिया बजट में एक ज्ञान भारतम मिशन का भी जिक्र किया गया है। बजट के मुताबिक ज्ञान भारतम मिशन का लक्ष्य 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों को कवर करना है। यह शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के पास मौजूद भारत की पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करेगा। अब एनएमएम और ज्ञान भारतम दोनों के लक्ष्यों में समानता है। हालांकि अभी यह साफ नहीं कि दोनों मिशन एक साथ काम करेंगे या इन मिशंस को अलग अलग रखा जाएगा। भारत बायोटेक ग्रुप की एक कंपनी है बायोवेट। कंपनी ने घोषणा की है कि उसकी लंपी स्किन डिजीज LSD वैक्सीन को CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मंजूरी मिल गई है। बायो लंपी वैक्सीन नाम की इस वैक्सीन को ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की मदद से तैयार किया गया है। वैक्सीन बहुत जल्द कमर्शियली उपलब्ध भी होगी। बीते 2 सालों में भारत में तकरीबन 2 लाख मवेशियों की मौत LSD के चलते हुई है। साथ ही बड़ी संख्या में मवेशियों की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में कमी दर्ज की गई है। बायोलंपी वैक्सीन फ्रीज ड्राई फॉर्म में उपलब्ध होगी। ये एक सिंगल वैक्सीनेशन है जो 3 महीने से अधिक उम्र के मवेशियों को साल में 1 बार दिया जाता है। आपको बता दें कि LSD में मवेशियों के शरीर पर लंप हो जाते हैं जो कि बड़े जख्म में तब्दील होकर उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इस बीमारी का फैलाव मक्खी, मच्छर और खून चूसने वाले कीटों के मवेशियों के डायरेक्ट संपर्क में आने पर होता है। इस संक्रामक बीमारी के लिए पॉक्स विराइडाई वायरस जिम्मेदार है। यह संक्रमण उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों से संबंधित है। इसके अलावा संक्रमित खाना या पानी पीने से भी मवेशियां इस रोग से प्रभावित हो सकती हैं। इसके चलते मवेशियों में बुखार, दुग्ध उत्पादन में कमी और खाने में कठिनाई होती है, जिससे स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव के चलते मवेशियों की मौत हो जाती है। इस बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे प्रभावी तरीका है। इन दिनों एक तकनीक खबरों में है, नाम है IVG यानी इन विट्रो गमेटोजेनेसिस। इस तकनीक में डॉक्टर त्वचा, बालों या रक्त से एकत्रित स्टेम सेल्स का उपयोग करते हैं। फिर उन्हें प्रजनन कोशिकाओं यानी कि एग या स्पर्म में चेंज किया जाता है। फिर इन्हें फर्टाइल करके एक एम्ब्रियो विकसित किया जाता है जिसे एक सरोगेट में इम्प्लांट किया जाता है जो फाइनली बच्चे को जन्म देती है। ये तकनीक इनफर्टाइल कपल, उम्रदराज महिलाओं और सेम सेक्स पार्टनर्स के लिए मददगार हो सकती है। ऐसे पुरुष जिनका स्पर्म काउंट कम है या ऐसी महिलाएं जिनके एग्स की क्वालिटी लो है, वे भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। बस इसके लिए उनके एग्स और स्पर्म के बजाय स्टेम सेल्स का यूज किया जाएगा। अगर आपको ये तकनीक अभी कागजी लग रही है तो एक फैक्ट सुनिए। जापान की क्यूशू यूनिवर्सिटी में इस तकनीक की मदद से एक चूहे को पैदा किया गया है। साथ ही यूके के ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो अथॉरिटी का कहना है कि अगले 3 सालों में इंसान पर यह प्रयोग संभव हो सकता है। इस तकनीक को लेकर विशेषज्ञों के कई कयास भी हैं। जैसे ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट के बाद ये देखना होगा कि इनसे पैदा होने वाला बेबी नॉर्मल है या फिर नहीं। दूसरा, इसमें एक एथिकल कंसर्न ये भी है कि अगर इस तकनीक में सब कुछ सामान्य रहा तो हो सकता है लोग नेचुरल तरीके से कंसीव करना ही बंद कर दें। वहीं इस तकनीक के कॉस्टली होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, इनफर्टिलिटी से निपटने के लिए एक तकनीक और मौजूद है जिसे IVF कहा जाता है। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का एक प्रकार है। इसमें मेडिसिन और सर्जिकल तरीकों का उपयोग करके एग को फर्टिलाइज किया जाता है। इसमें फीमेल के एग को मेल के स्पर्म से लैब में फर्टिलाइज किया जाता है। साथ ही फर्टिलाइज एग को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। आमतौर पर जो कपल्स बेबी को नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, उनके ही एग और स्पर्म को लेकर लैब में फर्टिलाइजेशन का काम किया जाता है।
लेकिन बेबी चाहने वाले पेरेंट्स को अगर कोई इस तरीके की समस्या है जो जेनेटिक है और बच्चे को हो सकती है, तो किसी दूसरे का एग या स्पर्म भी यूज किया जा सकता है। लेकिन इस तकनीक में फीमेल के एग को ही फर्टिलाइज किया जाता है। वहीं उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं के एग्स की संख्या कम होने लगती है, इसलिए आईवीएफ भी एक सीमित तौर पर ही मदद कर पाती है। आईवीजी में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए ये महिलाओं को उनके मदरहुड की उम्र चुनने के लिए मददगार साबित हो सकती है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ग्लोबल टैक्स डील। इसे ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स डील या फिर ग्लोबल मिनिमम टैक्स भी कहते हैं। इसकी शुरुआत इस बात से हुई कि बड़ी कंपनीज दुनिया भर में बिजनेस के जरिए खूब पैसे कमाती हैं, लेकिन टैक्स में इनका योगदान नहीं होता। इसके चलते ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के लीडरशिप में दुनिया भर के 139 देशों के बीच एक समझौते को लेकर सहमति बनी और इसी समझौते को ग्लोबल टैक्स डील कहा गया। इस समझौते के दो मुख्य पिलर्स हैं। पहले पिलर के मुताबिक जिन देशों में कंपनीज के ग्राहक हैं वे उन कंपनीज पर कर लगा सकते हैं, भले ही उनका उस देश में कोई कार्यालय न हो। उदाहरण के लिए अमेज़न और गूगल जैसी दिग्गज टेक फर्म अब उन देशों में कर चुकाएंगी जहां उनके उत्पाद बेचे जाते हैं। दूसरा पिलर है कि समझौते में वैश्विक न्यूनतम कर दर 15% निर्धारित की गई है। कंपनीज चाहें जहां भी काम करें, उन्हें कम से कम 15% कर चुकाने की बाध्यता होगी। ध्यान रहे कि अभी यह समझौता लागू नहीं हुआ है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में कैमन द्वीप के दक्षिण पश्चिम में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र कैमन द्वीप की राजधानी जॉर्ज टाउन से 209 किलोमीटर दूर था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। भूकंप के बाद कुछ तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। कैमन द्वीप समूह कैरेबियन सागर में स्थित है, जो क्यूबा के दक्षिण और जमैका के उत्तर पश्चिम में है। इसमें 3 मुख्य द्वीप ग्रैंड कैमन, कैमन ब्रेक और लिटिल कैमन शामिल है। यह द्वीप मूंगे की चट्टानों, साफ नीला पानी और सफेद रेत वाले समुद्र तट के लिए जाना जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 264 स्क्वायर किलोमीटर है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया। इसका मकसद बिम्स्टेक देशों के युवाओं को अनुभव और विचार साझा करने के लिए मंच प्रदान करना है। सम्मेलन का विषय यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में इसकी मेजबानी की घोषणा की थी। इसमें विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एक्स बिम्स्टेक सत्र भी आयोजित हुआ था। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के 7 देशों यानी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान का आर्थिक और तकनीकी सहयोग संगठन है। भारत ने रूस के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत भारतीय नौसेना के पनडुब्बी बेड़े की संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स खरीदी जाएंगी। ये मिसाइल क्लब एस सिस्टम का हिस्सा हैं और विशेष रूप से पनडुब्बियों के लिए डिजाइन की गई हैं। भारत 20 क्लब एस मिसाइल्स खरीदने की योजना बना रहा है। ये मिसाइलें 300 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को नष्ट कर सकती हैं और 400 केजी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। भारतीय नौसेना के पास रूस निर्मित सिंधु घोष क्लास की पनडुब्बियां हैं जो इन मिसाइलों का उपयोग करेंगी। नामीबिया के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का हाल ही में निधन हुआ। उन्होंने नामीबिया के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1990 में दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद शासन से स्वतंत्रता दिलाई। इसके बाद वे 1990 से 2005 तक नामीबिया के राष्ट्रपति रहे और उन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ द नामीबिया नेशन के रूप में सम्मानित किया गया। उनके नेतृत्व में नामीबिया ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की और राष्ट्रीय सुलह की दिशा में काम किया। हालांकि उनकी तानाशाही प्रवृत्तियों और मीडिया पर नियंत्रण रखने के लिए आलोचना भी की गई। इसके अलावा समलैंगिकता विरोध और तीसरे कार्यकाल के लिए संविधान संशोधन को लेकर भी उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन 2025 नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। यह 14 दिन का अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के मकसद से आयोजित किया जा रहा है। इसमें विशेष बलों के संचालन की क्षमता और एकजुटता को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अभ्यास में आतंकवाद विरोधी अभियान, खुफिया जानकारी एकत्र करना और विशेष मिशनों को शामिल किया जाएगा, जिसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व, पैराशूट रेजिमेंट और मिस्र का प्रतिनिधित्व मिस्र कमांडो स्क्वाड्रन और एयरबोर्न पलटन करेगी। आइए देखते हैं बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, साइक्लोन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और मिस्र के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2025 में इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है।
सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और नहीं दो। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इस मिशन का संबंध है पांडुलिपियों के संरक्षण से, गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित करने से, वैदिक परंपरा को बढ़ावा देने से, या फिर भारतीय भाषाओं के साहित्य को संरक्षित करने से। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन मैंने क्या सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, खबरों में रहा माउंट तारानाकी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर म्यांमार? सही जवाब है विकल्प बी यानी न्यूजीलैंड। और अगला प्रश्न था, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। यूएन के सभी 193 सदस्यों को इसकी सदस्यता हासिल होती है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से इस बुलेटिन में मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।